गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा सीरीज 11 अर्थात 347 WB इसका चौथा पार्ट है। टोटल हमारा बोर्ड परीक्षा सीरीज का 11वां पार्ट है। आज इस सीरीज में हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। और यदि वह चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 का क। इसमें बच्चों 2 पार्ट्स हैं। देखिए स्क्रीन पर आपका 7 का क उसका पहला पार्ट। इसमें दिया है फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों, कोरोना महामारी के कारण, इस कोरोना पैंडेमिक के कारण फॉस्फीन गैस को आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, इसलिए इस टॉपिक को हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये फॉस्फीन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 के क का दूसरा पार्ट। देखिए, प्रयोगशाला में SO2 बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए। SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण पूछा है और SO2 की अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया पूछिए। तो देखिए बच्चों, इसे हल करते हैं। SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कॉपर की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए बच्चों, इसकी रासायनिक समीकरण Cu प्लस 2H2SO4 एरो, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा बच्चों CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। जब तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनते हैं बच्चों। तो यही प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इतना ही पूछा है बच्चों, इसमें रिएक्शन पूछिए, केवल विधि नहीं पूछी है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में है। 1 नंबर में इतना हो गया। इसके आगे पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड की अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया। तो हेडिंग बना लेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह उसे मैग्नस सल्फेट में, रंगहीन मैग्नस सल्फेट में अपचयित कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को अपचयित करके मैग्नस, रंगहीन मैग्नस सल्फेट में उसे अपचयित कर देती है। रिएक्शन देखिए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है प्लस SO2 प्लस H2O। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बच्चों, तो बन जाएगा आगे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस 2MnSO4 प्लस H2SO4। इसको बैलेंस करेंगे बच्चों तो SO4 1 2 3 से तो बैलेंस नहीं हो पाएगा बच्चों, इसलिए क्योंकि H2 भी है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 तो ले लेंगे H2O के और यहाँ पर लेंगे इसके SO2 के 5 SO2 लेंगे, यानी कि 2 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो बनेगा बच्चों पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नस सल्फेट, बनेंगे 2H2SO4। तो इस तरह से बच्चों अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को, जो कि गुलाबी रंग की होती है, पिंक कलर की होती है, उसे रंगहीन मैग्नस सल्फेट में अपचयित कर देता है। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरा था ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के का में 2 पार्ट हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, अथवा करके देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए और निम्न के साथ HNO3 की होने वाली रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला पार्ट है बच्चों, इसमें Cu की अभिक्रिया गर्म व सांद्र HNO3 के साथ
यानी कि कॉपर की गर्म व सांद्र HNO3 से क्रिया, और दूसरा पार्ट है बच्चों फॉस्फेट की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ। बच्चों ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, मिसप्रिंट है, फॉस्फेट के साथ नहीं है बच्चों, ये है फॉस्फोरस के साथ सांद्र HNO3 की क्रिया। तो फॉस्फेट को आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? फॉस्फोरस। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, अब इसे हल कर हेडिंग बना लेंगे बच्चों। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की एक मुख्य विधि है। पहले इसका देखते हैं बच्चों सिद्धांत, हेडिंग बनाएंगे इसमें सिद्धांत। 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। NH3 + O2 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा बच्चों प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस इसके साथ साथ कुछ हीट भी क्रिया उत्पन्न होगी बच्चों, मान लीजिए Q किलो कैलोरी। बैलेंस करने के लिए NH3 के 4 लेने पड़ेंगे, O2 के 5 लेने पड़ेंगे, तो बन जाएगा 4NO + 6H2O। ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चों 4NH3 + 5O2 एरो के ऊपर प्लेटिनम और टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। चाहे तो बच्चों पीटी को ऊपर लिख सकते हैं, इस टेम्परेचर को नीचे लिख सकते हैं। बनेगा 4NO + 6H2O प्लस ऊष्मा Q लिख देंगे, Q किलो कैलोरी। इसके बाद इस नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसे जल में अवशोषित करने पर तनु नाइट्रिक अम्ल बनता है। रिएक्शन देखिए बच्चों, NO2 लेंगे, इसकी 2NO + O2 एरो 2NO2, यह है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये बनना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित किया जाता है बच्चों, तो देखिए क्या बनता है NO2 + H2O। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे बच्चों, तो बन जाएगा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल। जब NO2 को जल में अवशोषित करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। नाइट्रस अम्ल को बच्चों गर्म कर देते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, तो गर्म करने पर ये बना देता है फिर से नाइट्रिक अम्ल प्लस H2O + 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड वापस बन जाती है। यही है आपका ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत। अब देखते हैं विधि, हेडिंग बनाएंगे बच्चों विधि। इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र संलग्न चित्र में दिखाया गया है। देख लीजिए, चित्र बनाना है बच्चों। देखिए इसमें लिखना क्या है। इस विधि में अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में लेकर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए हुए प्लेटिनम की जाली, प्लेटिनम गॉज, प्लेटिनम की जाली लगे हुए उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया का वायु द्वारा ऑक्सीकरण होने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। रिएक्शन हो जाएगी बच्चों 4NH3 + 5O2 एरो, यहाँ पर PT लिख देंगे, प्लेटिनम नीचे 700 से 800 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाएगा बच्चों 4NO + 6H2O। पीछे वाली रिएक्शन जो लिखवाई थी वही रिएक्शन यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण होने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इधर से आएगी बच्चों 2NO + O2 एरो 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को एक अवशोषक स्तंभ में नीचे से प्रवाहित करते हैं, जिसके अंदर क्वार्टेज भरे होते हैं, क्वार्टेज के टुकड़े भरे होते हैं, तथा ऊपर से जल फव्वारे के रूप में नीचे गिरता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस नीचे से ऊपर उठती है तथा ऊपर से फव्वारे के रूप में जल गिरता है। जैसे ही यह जल के संपर्क में आती है तो नाइट्रिक तनु विलयन बनता है,
जो इस टावर के पैंदे में एकत्र हो जाता है, जिसे निकास नली द्वारा ग्राही टैंक में एकत्र कर लेते हैं तथा अपशिष्ट गैसें, व्यर्थ गैसें अवशोषक स्तंभ के ऊपरी भाग से बाहर निकल जाती हैं। इतना बच्चों लिखना है आपको। चित्र देख लीजिए, ये प्लेटिनम की जाली है, यहाँ से अमोनिया प्लस एयर, इसको बोलेंगे कैटेलिस्ट चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष, ठीक है, पीटी गेज, प्लेटिनम की जाली। तो इसमें बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ऐसे ऊपर जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड बन के। यह है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर या ऑक्सीडेशन चैम्बर। इसमें बच्चों NO प्लस ये एयर, कुछ एयर बची होगी वो इसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन 2NO प्लस O2 बना देगी NO2 से। ऑक्सीकारक कक्ष में इस NO का NO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से बच्चों NO2 गैस निकलेगी इधर। NO2 गैस को इस अवशोषक कक्ष में नीचे से प्रवाहित करेंगे और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, क्वार्टज के टुकड़े। क्वार्टज के टुकड़े बच्चों कार्य करते हैं, इस गैस के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं ताकि ये गैस एकदम से ऊपर ना निकल जाए, उनसे टकराते हुए फैल के निकले। क्यों? क्योंकि ऊपर से जल जब फव्वारे के रूप में आएगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए गैस का, ताकि वो जल के संपर्क में अच्छे से आ सके, वो जल के साथ अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बना सके, इसलिए इसमें क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। जैसे गैस ऊपर उठेगी यहाँ से बच्चों, तो ऊपर से जल आ रहा फव्वारे के रूप में, तो उसके संपर्क में आके बना देती है नाइट्रिक अम्ल HNO3। कैसे? रिएक्शन आपको बताई थी, NO2 प्लस H2O, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो बन जाता है HNO3 प्लस HNO2, नाइट्रिक अम्ल प्लस नाइट्रस अम्ल, जो कि तनु विलयन के रूप में यहाँ पे एकत्र होगा। यहाँ से ये टेप होल है, वाल है, इसको खोलकर ग्राही टैंक में इसे एकत्र कर लेंगे। तो नीचे लिख देंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस या ओस्टवाल्ड मेथड। तो इस तरह से बच्चों ओस्टवाल्ड विधि कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें आगे पूछा है क्वेश्चन में बच्चों, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन निम्न के साथ होती है। दो पार्ट हैं, पहला उसमें पार्ट है बच्चों कॉपर की सांद्र तथा गर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, और दूसरा है बच्चों फॉस्फोरस की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। स्क्रीन पर देखिए, पहला पूछा है कॉपर की गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो देखिए, कॉपर गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए Cu प्लस HNO3 गर्म करेंगे, इसके 4 मॉलिक्यूल लेंगे, चाहे तो नीचे लिख सकते हैं गर्म व सांद्र, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। ये तो नाइट्रिक अम्ल है, आपको पता है, ये कॉपर है, इसका नाम है कॉपर नाइट्रेट या क्यूप्रिक नाइट्रेट। इसके बाद इसी में बच्चों दूसरा है, देखिए स्क्रीन पर दूसरा पूछा है, इसमें फॉस्फोरस की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। फॉस्फेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गलत है बच्चों, मिसप्रिंट है, यह है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, तो इसमें लिख देंगे थोड़ा सा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए रिएक्शन, फॉस्फोरस होता है बच्चों P4, फॉस्फोरस के 4 परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक है, यह है फॉस्फोरस प्लस HNO3 एरो, तो बनेगा बच्चों H3PO4। टोटल यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल बनेंगे प्लस H2O प्लस NO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके 20 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बच्चों सांद्र नाइट्रिक अम्ल के। P4 फॉस्फोरस प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जब इसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो ये बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। इसके साथ साथ 20 अणु NO2 के बनते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो P4 प्लस 20 HNO3 एरो 4H3PO4, यह है बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्लस 4H2O प्लस 20 अणु NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का
अथवा वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ख आपकी स्क्रीन पर है। ये बच्चों इसमें क्या पूछा है, ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। 2 ग्लूकोज बनाने की विधि पूछी है रिएक्शन सहित। उसके आगे पूछा है इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और यह बताइए कि इन अभिक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है, क्या सिद्ध होता है। उसी के आगे पूछा बच्चों ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग। ठीक है, 3 चीज़ पूछी हैं बच्चों। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां, देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। उसके आगे पूछा है हाइड्रोक्सिल एमीन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने वाली रिएक्शन और वो किसे प्रमाणित करती हैं, क्या सिद्ध होता है उनसे, उनकी समीकरण। ठीक है, और तीसरा पूछा है ग्लूकोज के उपयोग। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देख लीजिए, अब इसे हल करते हैं। बना लेंगे ग्लूकोज बनाने की विधियां। ग्लूकोज बनाने की मुख्य विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, सुक्रोज का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज प्राप्त होती है। देखिए रिएक्शन C12H22O11 प्लस H2O प्रेजेंस किसकी दिखाएंगे बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 की। डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं, तो बनेगा बच्चों C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका नाम है बच्चों सुक्रोज। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज हिंदी में आप लिख लेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए सुक्रोज, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया है, यह है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से पहली विधि हो जाती है सुक्रोज का, जल अपघटन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनेंगे। तो हमको ग्लूकोज पूछा है। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, स्टार्च के जलीय विलयन का तनु HCl की उपस्थिति में उच्च दाब पर जल अपघटन करने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए C6H10O5 का होल N प्लस NH2O। N है बच्चों एक बहुत बड़ी संख्या, 50, 60, 100, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लेंगे डाइल्यूट HCl, बनेगा बच्चों N मॉलिक्यूल C6H12O6। ये था स्टार्च। हिंदी में लिखना चाहें तो स्टार्च को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो बन जाते हैं N मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। इस तरह से 2 विधियां पूछी थी ग्लूकोज बनाने की, तो ये दोनों विधियां कंप्लीट हो जाती है। इसी के आगे पूछा है बच्चों, अब आ गए क्वेश्चन में, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन और उनसे क्या प्रमाणित होता है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है। रिएक्शन देखिए बच्चों, CHOHC डबल बॉन्ड O। CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों, CHO एल्डिहाइड। इसके बाद नीचे को CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस इसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी कि H2NOH। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला आता है बच्चों NH2OH। ठीक है, ये होती है हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। इस H को हमने पहले ले लिया H2NOH। तो इसको जब रिएक्शन करता है तो बच्चों देखिए यहाँ से O हटेगा और यहाँ से H निकले, H2 निकल जाएगा, बाकी का बचा हुआ पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए रिएक्शन में क्या बनना है, CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज। इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सिम। हिंदी में लिखना चाहें तो बच्चों ऐसे लिख जाएगा ग्लूकोज
सिम ऐसे लिख लेना, हिंदी में ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, हिंदी में लिख लेंगे आप हाइड्रोक्सिल एमीन ऐसे, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है, प्लस H2O निकल जाएगा बच्चों आगे, ठीक है। नीचे लिख देंगे उपरोक्त अभिक्रिया ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह ब्रैकेट में क्या लिख देंगे C+O की पुष्टि या उपस्थिति प्रमाणित करती है। इसके बाद दूसरा पूछा है ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, तो है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। रिएक्शन देखिए, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 5 मॉलिक्यूल लेंगे हम CH3CO का होल ट्वाइस O, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड की ऐसे होती है, CH3CO CH3CO ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। जब इसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो क्या होता है, देखिए ये बनता है CHO सिंगल बॉन्ड CHO CH3 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2O CH3 प्लस 5 मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चों एसिटिक अम्ल के CH3COOH के। ग्लूकोज ये है एसिटिक एनहाइड्राइड और ये है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और ये एसिटिक अम्ल है बच्चों 5 अणु, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। इस तरह से बन जाता है ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसके नीचे लिखेंगे बच्चों उपरोक्त अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल या एल्कोहलिक समूह ब्रैकेट में OH की उपस्थिति को प्रमाणित करती है या उनकी पुष्टि करती है, ठीक है। तो इतना पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे बच्चों जो इसमें पूछा है ग्लूकोज के मुख्य उपयोग। नंबर 1 परिरक्षित मिठाइयों में मधुरक के रूप में, मतलब स्वीटनर के रूप में, जो टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह होती है उनमें, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 बच्चों, मरीजों एवं बूढ़े व्यक्तियों को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट रोगियों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज ड्रिप के रूप में यानी कि बोतलों के रूप में चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट रजत दर्पण के निर्माण में, अगला पॉइंट लिख देंगे रजत दर्पण के निर्माण में अपचायक के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे बच्चों कैल्शियम ग्लूकोसेट का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। उसकी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो एक लवण बनता है कैल्शियम ग्लूकोसेट। कैल्शियम ग्लूकोसेट का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। तो यही बच्चों इसके मुख्य उपयोग हैं। इसी के साथ ही क्वेश्चन ग्लूकोज वाला 7 का ख कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसी में अथवा में दिया, स्क्रीन पे है अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा है बच्चों विटामिन क्या है। वसा में विले विटामिनों के अणुसूत्र, रासायनिक नाम तथा महत्व लिखिए और इनकी कमी से होने वाले रोग के नाम भी लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, विटामिन से संबंधित है। बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं ये टॉपिक, विटामिन वाला टॉपिक दैनिक जीवन में रसायन इस चैप्टर से लिया गया है। इस पूरे ही चैप्टर को कोरोना पैंडेमिक, कोरोना महामारी के कारण आपके सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसे हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारा 2020 का दूसरा सेट जिसका कोड था 347WB कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको समझ आ गए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें बच्चों। यदि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके उससे अवश्य पूछें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।